हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे हिंदी का गद्य साहित्य के अंतर्गत हिंदी के नए समीक्षकों के ऊपर। इससे पहले हमने 2 भागों में इसको प्रस्तुत किया था, हिंदी के नए समीक्षक भाग 1, भाग 2 और आज हम तीसरे भाग को लेकर हाजिर हैं। इसमें हम 10 समीक्षकों को देखेंगे और उनकी आलोचनात्मक कृतियों तथा स्थापनाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी रेखांकित करेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे समीक्षक हैं जो कि हमारे समकालीन भी हैं और नए समीक्षकों के श्रेणी में भी आते हैं। आप जिन जिन समीक्षकों का नाम मैं इसमें लूँगा, हो सकता है कि इनको प्रत्यक्षतः कहीं बोलते हुए या फिर सेमिनार इत्यादि में भी सुने होंगे। पहला नाम है प्रभाकर श्रोत्री, हरदयाल, मोहन कृष्ण बोहरा, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, पुष्पपाल सिंह, अशोक वाजपेयी, कृष्णदत्त पालीवाल, नंद किशोर आचार्य, वीर भारत तलवार, डॉक्टर कृष्णचंद लाल। ये 10 आज के वीडियो लेक्चर के हिंदी के नए समीक्षक हैं। पहले बात करते हैं हम प्रभाकर श्रोत्रिय पर। आप कभी साहित्य अकादमी की संपादित कुछ पुस्तकों को देखे होंगे तो वहाँ पर आपको ये नाम जरूर दिखाई पड़ा होगा, प्रभाकर श्रोत्रिय का। प्रभाकर श्रोत्रिय ने नई कविता को विभिन्न विचारों, संवेदनों, शैलियों, प्रवृत्तियों के कवि समूह की कविता माना है इन्होंने, और इन्होंने अपनी विश्वास भरी दृढ़ स्थापनाओं से अचानक सभी का ध्यान आकर्षित किया। इनकी आलोचनात्मक कृतियों के बारे में बात करें तो कृति है सुमन, मनुष्य और सृष्टा, प्रसाद का साहित्य, प्रेम तात्विक दृष्टि, कविता की तीसरी आंख। ये जो आलोचनात्मक कृति है कविता की तीसरी आंख, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। अगली आलोचनात्मक कृति है संवाद, काल यात्री है कविता, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। रचना एक यातना है, ये भी इंपॉर्टेंट आलोचनात्मक कृति प्रभाकर श्रोत्रिय की। अतीत के हंस, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद की प्रासंगिकता। इनकी अगली आलोचनात्मक कृति मेघदूत एक अंतरयात्रा, शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता, कवि की परंपरा तुलसी से त्रिलोचन तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रचना कि तुलसी से लेकर त्रिलोचन तक की परंपरा पर इन्होंने विचार किया है, कवियों को ध्यान में रखते हुए। मतिराम, कथा का सौंदर्य शास्त्र, ये इंपॉर्टेंट इनकी आलोचनात्मक कृति है, हो सकता है कि परीक्षा में पूछी जा। अगर देखा जाए इनकी विशेषताओं पर कुछ बात करें तो पूरे आधुनिक काव्य आंदोलन को खेमों में बांटकर नहीं देखना चाहते। आपकी दृष्टि में आधुनिकता विश्व चेतना है जो काल सापेक्ष ही नहीं देश सापेक्ष भी है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में आधुनिकता के निर्माण में साम्यवादी, समाजवादी और व्यक्तिवादी दोनों ही विचारधाराओं की सक्रिय भूमिका रही है। इसीलिए नई कविता के अंतर्गत एक प्रकार की सामूहिक संश्लिष्ट संस्कृति है जिसकी जड़ में मनुष्य और उसके कल्याण की चिंता ही प्रधान है। श्रोत्रिय जी ने काव्य भाषा के विविध सृजनात्मक प्रयोगों, बिंब, प्रतीक, मिथक, अलंकार आदि के माध्यम से नई कविता के मर्म का विश्लेषण किया है, क्योंकि रचना के सौंदर्य का निर्धारण इन्हीं के माध्यम से होता है। एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, हो सकता है कि इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि रचना के सौंदर्य से क्या आप समझते हैं, तो उसके अंतर्गत बिंब, प्रतीक, मिथक, अलंकार आदि जो माध्यम है उसके सौंदर्य का निर्धारण करते हैं। आगे बात करें तो श्रोत्रिय जी भले ही बिंब, प्रतीक, अलंकार इन सब पर विचार किया, उन्होंने काव्य भाषा को ध्यान में रखा है, लेकिन वो रूपवादी नहीं है, क्योंकि उपयुक्त उपादानों के विवेचन क्रम में ही उन्होंने कवियों के गहरे संवेगात्मक अनुभवों और उनकी सोच को भी लक्षित किया है। कविता के संरचनात्मक तत्वों, भाषा के स्तरों और कलात्मक प्रत्ययों के आवरण के भीतर प्रवेश करके उसके मर्म का उद्घाटन करने की अद्भुत क्षमता इनमें है। इसी क्षमता के कारण आप पुराने और नए कवियों के विषय में औरों से कुछ अलग और विशिष्ट कह लेते हैं। एक संवेदनशील मानवीय मूल्य चेता समीक्षक के रूप में आप हमेशा याद किए जाएंगे। तो ये हैं प्रभाकर श्रोत्रिय। कविता की तीसरी आंख जो इनकी आलोचनात्मक कृति है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, तो ध्यान में रखें। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है हरदयाल। ये वही हरदयाल हैं जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और संपादित है डॉक्टर नगेंद्र की, तो उनके साथ ये इनके पार्टनर के तौर पर नाम जुड़ा रहता है। आप लोगों के पास बुक होगी भी, तो यही डॉक्टर हरदयाल हैं। हरदयाल अब तक आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी कविता का समकालीन परिदृश्य, कालजयी कथा कृति और अन्य निबंध, समकालीन अनुभव और कविता की रचना प्रक्रिया, साहित्य और सामाजिक मूल्य, हिंदी कविता की प्रकृति, आधुनिक हिंदी कविता का अभिव्यंजना शिल्प, रचना और समालोचना, हिंदी कहानी परंपरा और प्रगति आदि कृतियां इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। आप गद्य और कविता दोनों क्षेत्रों में विशिष्ट आलोचक हैं। डॉक्टर हरदयाल
का वैशिष्ट्य इस बात में है कि आपने समकालीन साहित्य की प्रत्येक विधा में आलोचना लिखी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहानी, निबंध, उपन्यास आदि के बारे में जानना हो तो हरदयाल की किताबों को आप पढ़िए। उनका वैशिष्ट्य इस बात में है कि उन्होंने अपने को किसी विशेष गुट, दल, विचारधारा आदि के साथ बांधने की अपेक्षा रचना वस्तु को उसके यथार्थ जीवन संदर्भों में परखने और रचना के कलात्मक मूल्यों को समान महत्व दिया है। यानी कि एकदम से जो आलोचक का विशेष गुण होता है, तटस्थ होकर, वो इनमें दिखाई पड़ता है। वे पक्षधर आलोचक न होकर नीरछीर विवेकी आलोचक हैं। उन्होंने सैद्धांतिक आलोचना के साथ साथ व्यवहारिक आलोचना भी किया है। तो ये तो हो गए डॉक्टर हरदयाल। अगले आलोचक के बारे में बात करें तो उनका नाम है मोहन कृष्ण बोहरा। आज के वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसे आपको आलोचक दिखेंगे जो न कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं और न ही एकेडमिक के तौर पर कहीं पढ़ाए जाते हैं। फिर भी कई बार गच्चा देने के लिए प्रतियोगी छात्रों को ये विकल्प में आ सकते हैं, इनकी रचनाएं भी आ सकती हैं। तो जब हम कंप्लीट पढ़ रहे हैं तो क्यों न इन लोगों को भी पढ़ लिया जाए। मोहन कृष्ण बोहरा अब तक आलोचना के पूर्व आयाम, तस्लीमा के हक में, इलियट और हिंदी साहित्य चिंतन, समकालीन उपन्यास पाठ और पुनर्पाठ, समकालीन आलोचना के अंतर्विरोध, समकालीन कहानी का नया वितान, रचनाकार का संकट आदि आलोचनात्मक कृतियां इन्होंने प्रकाशित कराई हैं। इन रचना आलोचकों को इसलिए पढ़ना भी जरूरी है जी, जो बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और उनके टॉपिक से संबंधित कोई भी मैटर चाहिए तो इन आलोचकों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। क्योंकि कई बार जब हम पीएचडी लिखना शुरू करते हैं तो हमें दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है और अगर नहीं दृष्टिकोण मिलता है तो काफ़ी दिक्कत भी होती है। इसी बीच इन आलोचकों में सर्वाधिक चर्चित अगर नाम जो चलता है वो है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। ये कई बार परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास में विश्वनाथ प्रसाद नाम के बहुत सारे विद्वान हैं, जिसमें कि आचार्य विश्वनाथ, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, विश्वनाथ त्रिपाठी, तमाम तरीके के लोग हैं। एक तो काशीनाथ विश्वनाथ राजवाड़े इतिहासकार भी रहे हैं। जब भी आप उपन्यास इत्यादि पढ़ेंगे तो शुरुआती दौर में उन्होंने इस पर बात किया है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी के बारे में बात करते हैं। इन्होंने अलग अलग काव्य चिंताओं और काव्य संवेदनाओं के कवियों को एक साथ परखने वाले समीक्षा के रूप में अपने को स्थापित किया है। इनकी रचनाओं, आलोचनात्मक कृतियों के बारे में बात करें तो नए साहित्य का तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता, समकालीन हिंदी कविता, रचना के सरोकार, गद्य के प्रतिमान। आपने कविता के प्रतिमान को तो देखा होगा, लेकिन यहाँ पर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने एक नए दृष्टिकोण से विचार किया है गद्य के प्रतिमान। कविता क्या है, कविता क्या है जब बात आती है तो रामचंद्र शुक्ल का नाम आपके दिमाग में कौंध जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने भी लिखा है कविता क्या है। तो बड़े मार्के की बात है कि दोनों के निबंधों को आपको पढ़ना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए कि क्या इसमें अंतर है। कुबेरनाथ राय पर उन्होंने लिखा, आलोचना के हाशिए पर, गद्य का परिवेश आदि इनकी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियां हैं। तिवारी जी किसी विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध तो नहीं है, किंतु प्रतिक्रियावादी संकीर्ण मानसिकता से उनका संस्कारगत विरोध है। उन्होंने अज्ञेय से लेकर धूमिल तक की कविताओं का विवेचन करते हुए उनमें निहित बुनियादी बातों को लक्षित किया है और उन्हें बिना किसी आग्रह के साफ ढंग से सामने रखा है। तिवारी जी एक अच्छे संपादक भी हैं। इन्होंने दस्तावेज नाम की एक पत्रिका निकाली है और गोरखपुर से वो पत्रिका प्रकाशित होती थी। अब आप ध्यान में रखिए कि इसके संपादक कौन है। उनकी संपादन कला का प्रभाव उनकी समीक्षा पर भी देखा जा सकता है। तिवारी गद्य और कविता दोनों ही का मूल्यांकन मानवीय मूल्यों को केंद्र में रखकर करते हैं। इसलिए आज यांत्रिक और उपभोक्तावादी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव से कविता के संसार के सिकुड़ने और मानवीय संवेदना के छिजने से चिंतित हैं, किंतु अब भी आपको विश्वास है कि जब तक मनुष्य जीवित है उसे कविता की आवश्यकता रहेगी और वह सृजनशील बना रहेगा। तो ये थे विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है पुष्पपाल सिंह। पुष्पपाल सिंह मुख्यतः कथा आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। मधुरेश की तरह इन्होंने भी अधिकांशतः उपन्यास और कहानी को ही अपनी समीक्षा के केंद्र में रखा है। मधुरेश की हिंदी कहानी का विकास, हिंदी उपन्यास का विकास, इन किताबों को आपने पढ़ा होगा जो कि सुमित प्रकाशन से प्रकाशित हैं। लगभग सभी प्रतियोगी छात्रों के पास ये बुक्स रहती हैं। तो उन्हीं की तरह पुष्पपाल सिंह ने भी उपन्यास और कहानी को ही अपने आलोचना के केंद्र में रखा है और गंभीर और वैज्ञानिक अध्ययन पूर्वग्रहित रहित होकर इन्होंने किया है। आपकी अब तक कमलेश्वर कहानी का संदर्भ, समकालीन कहानी युग बोध का संदर्भ, समकालीन कहानी रचना मुद्रा, समकालीन कहानी सोच और समझ, समकालीन हिंदी कहानी, हिंदी गद्य इधर की उपलब्धियां, रविंद्रनाथ त्यागी, समकालीन कहानी का नया परिप्रेक्ष्य, भूमंडलीकरण और हिंदी उपन्यास, कहानी का उत्तर समय, सृजन संदर्भ,
21वीं सदी का हिंदी उपन्यास आदि महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां प्रकाशित हैं। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी को बहुत सारे बच्चे बोलते हुए या फिर किसी सेमिनार में सुनते हुए देखे होंगे, यूट्यूब पर भी देखे होंगे। तो ये ऐसे रचनाकार हैं आज के वीडियो लेक्चर के जो आपके समकालीन भी हैं और हिंदी के नए समीक्षक के रूप में भी मौजूद हैं। अशोक वाजपेयी से कई बार इनके सेमिनार को सुनने का मौका मिला है, इनके विचारों को सुनने का मौका मिला है प्रत्यक्षतः। नए समीक्षकों में अशोक वाजपेयी दृष्टि की व्यापकता, वैचारिकता, प्रखरता तथा मान्यताओं की दृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। फिलहाल इनकी यह रचना जो है आलोचनात्मक कृति फिलहाल कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। ध्यान में रखिए, कुछ पूर्वग्रह, कविता का गल्प। अशोक वाजपेयी काफी इंपॉर्टेंट आलोचक हैं आज के वीडियो लेक्चर के। कई बार इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, लगातार पूछे जाते हैं। फिलहाल, कुछ पूर्वाग्रह, कविता का गल्प, कवि कह गया है, कविता के 3 दरवाजे, ठीक है, जिसमें अज्ञेय, मुक्तिबोध और शमशेर बहादुर सिंह का इन्होंने एक तरीके से तुलनात्मक अध्ययन किया है, आदि आपकी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियां हैं। ध्यान में रखिए, फिलहाल जो आलोचनात्मक कृति है परीक्षाओं में तो आती ही है। इसके विषय वस्तु को देख लेते हैं। फिलहाल के दृश्यालेख में आपने घोषित किया था कि काव्य भाषा को अनुभव भर नहीं, कवि के विवेक को भी चरितार्थ करना चाहिए। मनुष्य की हालत को जो निरंतर जटिल होती जाती है, परिभाषित करने के लिए भाव संवेदना के अलावा समझ होना भी आवश्यक है। समकालीन कवियों में मुक्तिबोध, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, केदारनाथ सिंह, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण आदि की कविताओं का हवाला देकर आपने प्रमाणित किया कि अपनी आदर्श सफलताओं में इन कविताओं में मात्र संवेदनात्मक पकड़ नहीं, बौद्धिक समझ और विचारशीलता भी है। वाजपेयी ने इस मान्यता का खंडन किया है कि साहित्य का कोई सामाजिक उद्देश्य नहीं होता और साहित्य की नितांत स्वायत्त दुनिया होती है। आधुनिकता और समकालीनता को स्पष्ट करते हुए आपने कहा कि मनुष्य की जिंदगी का एक तात्कालिक संदर्भ है जिसमें उसके नितांत आज के सरोकार, तनाव और अंतर्विरोध हैं। इनसे अलग लेकिन जुड़ा हुआ मनुष्य एक व्यापक संदर्भ है जिसमें उसके चिरंतर या चरम प्रश्न और समस्याएं हैं, जिनके रहते मनुष्य संसार में अपने होने, अपनी हालत, अपनी नियति और भविष्य के बारे में चिंतित होता है और उसका हल खोजता है। जो कवि मनुष्य के तात्कालिक संदर्भ तक सीमित रह जाते हैं वे समकालीन तो होते हैं, आधुनिक नहीं होते हैं। लेकिन ऐसे कवि जो तात्कालिक संदर्भ से सीधे या परोक्ष रूप से प्रतिकृत होते हुए अपने तात्कालिक अनुभव को मनुष्य के चरम अनुभव के प्रकाश में उजागर करने और समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें ही आधुनिक कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, हो सकता है कि आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि आधुनिकता और समकालीनता में क्या अंतर है, तो इस कोटेशन के माध्यम से आप उसको बता सकते हैं। अगली जो उनकी आलोचनात्मक कृति थी कुछ पूर्वग्रह। इसमें वाजपेयी जी के स्फुट लेखों, टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं और वक्तव्यों का संग्रह किया गया है। यह टिप्पणियां पूर्वग्रह में समय समय पर प्रकाशित होती रही हैं। इनका क्रम अब भी जारी है। इनके माध्यम से वाजपेयी जी ने समकालीन साहित्य की विशिष्ट संस्कृति विकसित करने का प्रयत्न किया है। इस विशिष्ट संस्कृति का उद्देश्य साहित्य में सक्रिय शक्तियों और दृष्टियों के बीच संवाद का शील निरूपण करना है। डॉक्टर नामवर सिंह जैसे विचारकों को भय है कि यह विशिष्ट संस्कृति संस्कृतिवाद में परिणत न हो जाए, अन्यथा इसके द्वारा आलोचना का क्षेत्र संकुचित हो जाएगा। किंतु उनका भय श्री वाजपेयी की आलोचना संबंधी मान्यताओं को देखते हुए आशंका मात्र प्रतीत होता है। ये जो विचार है यह है रामचंद्र तिवारी का। अगला जो पॉइंट है वाजपेयी के बारे में वो है कि सजग आलोचना वह है जो किसी भी समाज में व्याप्त वैचारिक एकरूपता का लगातार रचना के साक्ष्य से और अपनी निरंतर विचारशीलता से परीक्षण करे और उसे विचलित करती रहे। उसका अध्यात्म शायद हमारे समय में इस समाज में यही है कि वह कविता के लिए कम होती जाती जगह को बचाने और बढ़ाने के लिए और उसकी स्वतंत्रता और स्वाभिमान को उसे मनुष्य की अंतरात्मा के एक अक्षय साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखने का संघर्ष कभी भी शिथिल न होने दे। सारे शोरगुल के बीच कविता की आवाज दब न पाए और अलग और स्पष्ट सुनाई देती रहे। यही आलोचना की चेष्टा का अचूक लक्ष्य हो सकता है। कई बार आपसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि आलोचना से आप क्या समझते हैं, तो इस कोटेशन के माध्यम से आपको क्लियर हो सकता है कि आलोचना का सही मायने में क्या महत्व है। कविता और आलोचना दोनों ही क्षेत्रों में एक साथ सक्रिय श्री वाजपेयी सजग आलोचना का यह दायित्व निभाते रहेंगे, यह विश्वास किया जा सकता है। ये बातें उस समय लिखी जा रही हैं जब अशोक वाजपेयी खुद जीवित हैं और रामचंद्र तिवारी दोनों जब ये बुक लिखी जा रही थी, ठीक है, तब इसलिए प्रेजेंट टेंस में है। बाकी अगले जो आलोचक हैं उनके बारे में देखते हैं। उनका नाम है कृष्णदत्त पालीवाल। कृष्णदत्त पालीवाल की अगर आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो महादेवी की रचना प्रक्रिया, पंडित राम नरेश त्रिपाठी का काव्य,
नया सृजन नया बोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का रचना कर्म, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार, सुमित्रा नंदन पंत, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत, मैथिली शरण गुप्त प्रासंगिकता के अंत सूत्र, हिंदी आलोचना का सैद्धांतिक आधार, माखनलाल चतुर्वेदी तथा अन्य निबंध, सृजन की नई भूमिका, हिंदी आलोचना के नए वैचारिक सरोकार, अज्ञेय होने का अर्थ, गिरिजा कुमार माथुर, भक्ति काव्य से साक्षात्कार, नवजागरण और महादेवी वर्मा का रचना कर्म, स्त्री के स्वर, सृजन का अंतरपाठ, उत्तर आधुनिक विमर्श के अंतर्गत, हिंदी का आलोचना पर्व, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हिंदी का आलोचना कर्म पर्व, आधुनिकता संवेदना और संप्रेषण, आलोचक अज्ञेय की उपस्थिति, अज्ञेय अलीकी का आत्मदान, निर्मल वर्मा और उत्तर औपनिवेशिक विमर्श, हिंदी आलोचना समकालीन परिदृश्य, हिंदी आलोचना का उत्तर आधुनिक विमर्श, आधुनिक भारतीय नई कविता, मनोहर श्याम जोशी आदि इनकी आलोचनात्मक कृतियां हैं। कृष्णदत्त पालीवाल ने अज्ञेय पर भी काफ़ी काम किया है, जो कि आपने देखा होगा, 3-4 उन्होंने पुस्तकें उन पर लिखी है। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य इतिहास के विद्वान तथा कवि और नाटककार थे। नंद किशोर आचार्य ने महत्वपूर्ण आलोचनाएं भी लिखी हैं। अज्ञेय की काव्य तितिर्षा, रचना का सच, सर्जक का मान, अनुभव का भाव, साहित्य का स्वभाव आदि आपकी महत्वपूर्ण समीक्षात्मक कृतियां हैं। तो परीक्षाओं में ज़्यादातर अज्ञेय का काव्य तितिर्षा पूछ लिया जाता है, रचना का सच भी पूछ लिया जाता है कि किसके द्वारा लिखा गया है। आचार्य नंद किशोर आचार्य ने कलाकृति की स्वायत्ता को महत्व दिया है, किंतु यह भी मानकर चलते हैं कि इसमें समाज और संस्कृति की चिंताएं भी अंतरंग रूप से जुड़ी होती हैं। कविता के साथ ही आपने कथा साहित्य की भी समीक्षा की है। काव्य समीक्षा के क्रम में आपने मुख्य रूप से काव्य भाषा और संरचना पर ही ध्यान केंद्रित किया है, किंतु यह भी इंगित किया है कि भाषा और संरचना का बदलाव यथार्थ के नए रूपों और नई उद्भावनाओं को संभव बनाने में के क्रम में ही होता है। आप अज्ञेय के चिंतन से प्रभावित प्रतीत होते हैं। अपनी समीक्षाओं में आपने उसे विस्तार देने की चेष्टा की है। आपके अनुसार किसी भी समाज को अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी कविता, कला और भाषा की विश्वसनीयता बनाए रखना आवश्यक है। आप कहते हैं जो समाज अपनी कविता को, कला को, भाषा की विश्वसनीयता को बनाए रखना सीख जाता है वह अपनी राजनीतिक लड़ाई भी कभी नहीं हारता, जबकि इसके बिना कई बार राजनीतिक लड़ाई में सफल होकर भी वह अपनी अस्मिता को खो देता है, जो स्थायी पराजय है। आप देख रहे हैं कि कैसा इनका विचार है। अगले जो आलोचक हैं उनका नाम है डॉक्टर वीर भारत तलवार। वीर भारत तलवार से तो हमको पढ़ने का भी मौका मिला है, ये हमारे टीचर भी रहे हैं और यहाँ पर हिंदी के नए समीक्षकों के तौर पर हमें इनको पढ़ना है। वीर भारत तलवार मुख्यतः रामविलास शर्मा की आलोचना कर्म के इर्द गिर्द समीक्षा दिखाई देती है इनकी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। और बार बार ये जब गोदान पढ़ाते थे या फिर प्रेमचंद और उनका युग भी पढ़ाते थे तो रामविलास शर्मा का कई बार ये जिक्र किया करते थे। तो यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इनकी जो समीक्षात्मक दृष्टिकोण है वो रामविलास शर्मा के ही आसपास दिखाई पड़ता है। बाकी इन्होंने अच्छी कई बुक्स भी लिखी है जिस पर कि हम आगे चर्चा करेंगे। आपकी आलोचना की प्रकृति शोधपूर्ण और वस्तुनिष्ठ है। 19वीं सदी के भारतीय नवजागरण पर भी आपने गंभीरता से विचार किया है। अब इनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा करें तो अब तक इन्होंने किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद पर इनकी बुक आई है और संयोग से इस पर इन्होंने पीएचडी भी किया था। राष्ट्रीय नवजागरण और साहित्य, कुछ प्रसंग, कुछ प्रवृत्तियाँ, रस्साकसी, जो भी जेएनयू में बच्चे पढ़ते होंगे रस्साकसी से भली भांति परिचित होंगे। सामना, रस्साकसी के बाद इनकी सबसे दूसरी फेमस जो आलोचनात्मक कृति है उसका नाम है सामना। तो दोनों का आप नाम देख लीजिए, रस्साकसी कब होती है और सामना कब किसी का होता है, ये दोनों शीर्षक ही अपने आप में बहुत कुछ कह रहे हैं। इसके अलावा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद आदि कृतियाँ इनकी प्रकाशित हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जब हिंदी उर्दू विवाद चल रहा था तो उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने उसके बारे में रिसर्च किया हुआ है। वीर भारत तलवार ने हिंदी आलोचना में अपने लिए अलग राह निकाली है। बड़े नामों से आतंकित हुए बिना वे न सिर्फ उनकी स्थापनाओं से असहमति प्रकट करने का साहस रखते हैं, बल्कि अपनी असहमति और अपनी स्थापनाओं को पूरे तथ्यों और तर्कों के साथ प्रमाणित भी करते हैं। उनकी आलोचना में अध्ययन और परिश्रम की छाप दिखाई पड़ती है। रामविलास शर्मा के विवेचन की बुनियादी खामियों को ठोस तर्कों और तथ्यों से साबित करते हुए उजागर करने का कार्य आपने किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने न तो रामविलास शर्मा के व्यक्तित्व के प्रति अनादर का भाव दिखलाया है और न ही मार्क्सवाद का विरोध किया है। उनकी आलोचना गंभीर, विश्लेषणपरक एवं वस्तुपरक है। और अगले आलोचक के बारे में बात करें तो कृष्णचंद लाल।
कृष्णचंद्र लाल भक्ति साहित्य के विशिष्ट आलोचक हैं। उनकी अब तक आधुनिक हिंदी साहित्य, विविध संदर्भ, श्याम नारायण पांडे, उर्दू कविता का विकास, रचना की स्वायत्तता, समीक्षा के नए संदर्भ, हिंदी भक्ति काव्य, अनुसंधान एवं मूल्यांकन, अयोध्या का भक्ति साहित्य, ये हो सकता है कि आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अयोध्या का भक्ति साहित्य के आलोचक कौन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, देवेंद्र कुमार बंगाली आदि आलोचनात्मक कृतियां इनकी प्रकाशित हैं। उनके आलोचना कर्म को सही और सार्थक ढंग से समझने की दृष्टि पाठक को देती है। तो इस तरीके से हमने कुल 10 हिंदी के नए समीक्षकों पर बातचीत किया और ये हिंदी के नए समीक्षकों में तीसरा भाग था। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।